भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल रहा है विकास का या शिक्षा का, सभी का, या आप कहिए नेशन बिल्डिंग का जो मॉडल रहा है, उस मॉडल के तहत ये लोग जानते थे कि ये रोजगार नहीं दे पाएंगे। इन लोगों को पहले से पता था कि रोजगार देना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार देने लायक इनकी नीतियां ही नहीं थी। ये खुद ही पता था कि हमारी नीतियां बेरोजगारी बढ़ाने वाली हैं, रोजगार देने वाली नहीं। इसलिए इन्होंने न्यू इंडिया का एक कंसेप्ट निकाला, न्यू इंडिया का। और न्यू इंडिया के तहत जो न्यू इंडिया मानते थे उसे शपथ एक दिलवाई जाती थी उसे, और शपथ में उनसे कहा जाता था कि वो सरकार से रोजगार नहीं मांगेंगे, सरकार काम रोजगार देना नहीं। वो आप न्यू इंडिया के अच्छे नागरिक तभी बन पाएंगे जब आप सरकार से रोजगार मांगना बंद कर देंगे और आप स्वरोजगार की तरफ जाएंगे। उसके लिए स्किल मिनिस्ट्री खोली गई, कौशल विकास मंत्रालय खोले गए और लोगों को पढ़ाया गया कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। और ये बात अभी तक जारी है। अभी मोहन भागवत ने जो अपना तथाकथित जैन जी के साथ संवाद किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एक पान की दुकान लगाने वाला जो है उसने कितना 27 लाख रुपया कमा लिया उसने। फिर से उन्होंने एक ऐसे ही उदाहरण दिया। तो आपने शुरू से कह रहे हैं आप डिग्री के मुताबिक रोजगार मिलना चाहिए। तो डिग्री हम हासिल करते हैं तो हम अपने भविष्य की एक कल्पना के साथ हासिल करते हैं कि हम ऐसा जीवन गुजारेंगे। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ रहे होते हैं कि हम पकौड़े तलेंगे या पान लगाएंगे। हो सकता है कि एक इंजीनियर की आमदनी एक सफल पान वाले की आमदनी से कम होती है। चौराहों पर जो लोग पान बेचते हैं उनकी दुकानें जब कामयाब हो जाती हैं तो वो लाखों रुपया प्रति महीने कमाते हैं। तो यह मान लो एक आदमी एक पुलाव बेच रहा है, वो आता है, या कचौड़ियाँ बेच रहा है एक आदमी, उसकी कचौड़ियाँ अगर मशहूर हैं तो 5-7 घंटे में इतना पैसा कमा लेता है जो कि एक पीएचडी नहीं कमा सकता, एक लेक्चरर नहीं कमा सकता। लेकिन इसका मतलब तो ना कि सब लोग कचौड़ी बेचने के धंधे में लोगों को संतोष प्राप्त हो जाए। ये सरकार तो चल ही इस डगर पे रही थी, ये सरकार इस डगर पे चल ही रही थी और उसके दुष्परिणाम इस सरकार के सामने हैं। मतलब ये जरूर है, सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि दुष्परिणाम इस तरीके से सामने आएंगे जिस तरीके से सामने आए। जी हाँ, तो आपकी बात सही है कि अभी जो हमारा पब्लिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं उसमें हमारी सरकार हो गई, सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी और जो पब्लिक सेक्टर के जो प्रोडक्शन यूनिट है उनमें कुल मिला के 3% लोगों को रोजगार मिलता है। 97% तो प्राइवेट सेक्टर ही रोजगार है। उसमें कृषि बहुत बड़ा है जहाँ पे कि आज 42-43% जो वर्कर हैं वो कृषि में है। फिर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जो नॉन एग्रीकल्चर है उसमें अगर आप देख लें तो उसमें भी करीब जो है 48-50% के करीब लोग हैं। तो यानी कि ये जो काम मिल रहा है वो असंगठित क्षेत्र में ही मिल रहा है और वहां पे बहुत ही न्यूनतम आमदनी पे ही काम मिलेगा। तो सरकार की जो नीति रही है वो नीति रही है कि हम संगठित क्षेत्र को प्रमोट करेंगे। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हम असंगठित को भी संगठित बना देंगे, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि जो माइक्रो सेक्टर का यूनिट है जिसमें 1.7 लोग काम करते हैं तो वहां पे आप उसको संगठित नहीं बना सकते। वो क्या तो मार्केटिंग करेगा, क्या फाइनेंस करेगा, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा। उसी तरह किसानी में जहाँ पे कि 43% करीब लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो वहां पे भी 5 एकड़ से कम के 85% फार्म्स हैं सब मिला के। उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के फार्म है तो वो भी संगठित नहीं हो सकते। तो सरकार की जो नीति रही है वो एकदम गलत रही है, क्योंकि सरकार का काम है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें रोजगार पैदा हो। ये बात सही है कि पब्लिक सेक्टर में आप 3% को 4% कर देंगे, 5% कर देंगे, 6% कर देंगे, लेकिन 94% को कहाँ पे आप काम देंगे, ये एक कंडीशन क्रिएट करने का है। और सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उसमें ये जो एक कंडीशन रही कि भाई हम जो मास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे, उसकी तरफ उनकी नीति नहीं रही है। वो क्रोनी कैपिटलिज्म उन्होंने अपनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो उनके फेवरेट्स हैं उन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो यानी कि कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, क्योंकि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उससे कैपिटलिज्म ढंग से चल नहीं सकता, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो होगी नहीं। तो जो क्रोनीज है उनको सब मिल जाएगा और जो क्रोनीज नहीं है उनसे छिन जाएगा। तो इसीलिए देश से जो नॉन क्रोनीज है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जो पिछले 10-12 साल में करीब 50,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए 2.5 लाख में से। तो ये इसीलिए मेरा मानना है कि इनका जो मॉडल रहा है वही गलत रहा है। वो गलत मॉडल की वजह से डिमोनेटाइजेशन किया, उसी की वजह से इन्होंने गलत जीएसटी लागू कर दिया, इसी की वजह से जो सडन लॉकडाउन हो गया पैंडेमिक के दौरान जिसमें कि असंगठित क्षेत्र बिल्कुल असहाय हो गया, वो शहर से गांव की तरफ पलायन किया।
तो मेरा मानना है कि ये बहुत, क्योंकि ये ऑटोक्रेटिक रिजीम है, ये डिस्कशन नहीं करती, ये जो चारों तरफ से राय नहीं लेती, समझती है इसको सब कुछ पता है, और इसको लगा कि हम पॉलिटिकली जीत जाएंगे क्योंकि हम जो हमारी पॉलिटिक्स है वो देश में जो एक्सेप्टेबल है, हिंदुआइजेशन जो हम कर रहे हैं उसके आधार पे हम वोट लेते रहेंगे, हम डिवाइड एंड रूल कर लेंगे, है ना, हम लोगों को बांट देंगे और एक बड़ा तबका हमारे साथ आ जाएगा। तो इनकी जो समझ थी कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, वो मेरा मानना है वो इनकी समझ ही गलत थी। और तो इसलिए ये बताइए कि ये अब आपने जो लिखा कि जैन जी को अपना आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। जी हाँ। अच्छा, लेकिन कोई भी आंदोलन लगातार एक ही गति और एक ही वेग से तो चलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ। उनकी आंदोलन की मुख्य मांग ये थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जी हाँ। अब वो इस्तीफा हो गया। कुछ शर्तें रखी उन्होंने, और वो शर्तें भी सरकार ने मान ली, हालांकि उनसे कुछ शर्तें पूरी नहीं की सरकार ने, लेकिन मान तो ली उस शर्तें से कि हम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे देंगे, हम कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे, हालांकि एक भी शर्त अभी तक नहीं मानी गई। जी हाँ। तो उस वक्त इसके अलावा इनके सामने चारा क्या था? नहीं, इसलिए मेरा मानना है कि शुरू से ही इनकी डिमांड होनी चाहिए थी, सिर्फ शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं, एक एजुकेशन कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर लीकेज की जो समस्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो एक वाइडर चीज है, वो सिर्फ एक इस्तीफा ले लेने से नहीं सॉल्व होने वाली है। इस्तीफा तो दे दिया, एक दूसरा व्यक्ति आ गया जो उसी नीति को आगे करेगा, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कंट्रोल, जो मतलब जो रूलिंग क्लास है उसके लोग हर जगह भरे जाएं, वो उसी को नीति को, तो इसमें कोई बदलाव सिर्फ आदमी के जो एजुकेशन मिनिस्टर के बदल जाने से कोई एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आने वाला। तो उसके लिए डिमांड ही मेरा मानना है कि शुरू से ये सही नहीं थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो जाए। उसके साथ साथ इनको कहना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो हो, लेकिन एक रिफॉर्म होना चाहिए शिक्षा में, जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बदलाव आए। उसमें कैसे बदलाव आएगा? जब हम पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन पे ध्यान देंगे, जब हम पब्लिक सेक्टर का जो एजुकेशन प्रमोट करने का वो बीड़ा उठाएंगे। अब जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के देश है, मलेशिया वगैरह, उन्होंने 10% जीडीपी का जो एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो हमने कभी 3.8%, 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया, और उसमें भी अब कटौती हो गई है। तो कटौती होने का मतलब है कि पब्लिक एजुकेशन डिक्लाइन पे है, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ही बढ़ेगा। तो अगर ये समझ ये होती कि हमको शिक्षा और रोजगार, इन दोनों को साथ को जोड़ के अपना मूवमेंट चलाना है, तो फिर एक डिमांड कुछ और होती, सिर्फ ये लिमिटेड डिमांड नहीं होती कि हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी। तो ये बात तो सही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसके तहत ये सब गड़बड़ी हो रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा? जो दूसरा व्यक्ति आएगा वो कैसे अकाउंटेबल होगा? वो तो तभी अकाउंटेबल होगा जबकि नीतियां सही होंगी। अगर नीतियां सही नहीं होंगी तो जो एक परेशानी बच्चों की है, बेरोजगारी की है, या जब उनको सही काम नहीं मिल रहा है, या उनका जो क्वेश्चन पेपर लीकेज से उनकी परेशानी बढ़ जाती है, वो चीजें तो समाधान उसका नहीं होने वाला। क्योंकि आप जिस भी मिनिस्टर को लाएंगे इस रिजीम में, वो तो यही एजेंडा आगे करेगा। तो जो बेसिक चेंज आना चाहिए, वो बेसिक चेंज उनको डिमांड साथ में रखनी चाहिए थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तो उन्होंने लिमिटेड डिमांड रखी थी, तो लिमिटेड डिमांड जब फुलफिल हो गई तो वो आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मेरा मानना है कि शुरू से ही उन्होंने जो डिमांड रखी, इस तरह की डिमांड जो है शिक्षा नीति के प्रश्न को राहुल गांधी उठा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी, ये बात सही है कि ये आंदोलन राहुल गांधी ने शुरू नहीं किया था, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने ये बुद्धिमानी की कि उन्होंने आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व भी ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्हीं ताकतों को उसका नेतृत्व करने दिया जो ताकतें आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो गेंद उन ताकतों के पाले में रही। तो उसमें जैसा कि हमारे मित्र विनोद शर्मा कहना है कि इस आंदोलन के दौरान कुछ एंटीबॉडीज भी इसमें आ गए थे। उन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या था, कंपोजिशन क्या था, ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जी हाँ। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा ठीक है, आप ही निपटिए एंटीबॉडीज से, हाँ, आप चलाइए इस आंदोलन को, हम बाहर से खड़े होकर इसको समर्थन देंगे। राहुल गांधी की इस नीति का मैं समर्थक हूं। जी हाँ, उन्होंने ठीक किया। और राहुल गांधी वो जो अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करने के जरिए और दूसरे तरीकों से वो शिक्षा के प्रश्न को बड़े फलक के ऊपर लगातार रख रहे हैं, और वो उससे फौरी होने वाला राजनीतिक फायदा उठाने की बजाय उससे दूरगामी लाभ उठाने का इरादा उनका है।
अच्छा, अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि जो कॉकरोच हैं या मान लीजिए ये जो जेन ज़ी हैं, ये लोग अ, अपने आंदोलन का जो अगला चरण हो, उस अगले चरण में शिक्षा के प्रश्न को इस तरीके से सामने रखें, जिस तरीके से आप सामने रख रहे हैं। जी। जी हाँ। मेरा मानना है कि वो लोग भी मैच्योर करेंगे, क्योंकि उनको भी अब लग गया है कि जो कंडीशन सरकार ने कहा था मानेंगे, वो अभी तक सिवा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के बाकी तो कहीं ना कहीं वो हेर फेर कर रहे हैं। आपने देखा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अब जो वो जारी कर दिया है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को जो कहाँ रहना है, कैसे करना है, सब मतलब जो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर एक तरह से यूनिवर्सिटीज हावी हो रही हैं। जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जो एक खुली छूट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, वो खुली छूट खत्म होती जा रही है। तो यानी कि ये तो सबको दिख रहा है, और सीजेपी को भी दिख रहा होगा कि जो सरकार कह रही थी वो नहीं कर रही है। तो उनको बड़ा सोच के, एक विमर्श करके, उनको अपनी जो नई डिमांड्स हैं उसके ऊपर अब कैंपेन शुरू करना चाहिए। जी। और क्योंकि वो छात्रों से जुड़े हुए हैं तो वो कैंपेन उनके लिए चलाना ज्यादा आसान होगा। कांग्रेस पार्टी का तो ये है कि 1991 के बाद जो उन्होंने नीतियां अपनाई थी, वो भी कमर्शलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ थी। बहुत बड़े स्केल पे कमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह शुरू हुआ। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जो हश्र हुआ है वो उसी समय से शुरू हो गया था, क्योंकि जब फंडिंग वगैरह काट दी गई, आपने देखा बहुत बड़े स्केल पे एडहॉक टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, गेस्ट टीचर्स से काम चलाया जा रहा था, जो जो एक संभव नहीं है कि आप जो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे इस प्रकार से। तो शिक्षा का जो हर्ष हुआ वो 1991 के बाद से ही शुरू हो गया था। इसलिए एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस भी एक पार्टली इसका जो उत्तरदायित्व उनको होता है कि जो गलत ये हुए, जो कोचिंग वगैरह इतना बढ़ा, ये सारा उनकी नीतियों की वजह से हुआ। तो इसलिए जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, वो बाहर बाहर से लोगों के बीच में सपोर्ट जो गैदर कर रहे हैं, पर उनको भी एक वाइडर फ्रेमवर्क लेना पड़ेगा शिक्षा का और रोजगार का। तो यानी कि जो हमारी नीतियां रही हैं 1991 के बाद, उसके बिल्कुल विपरीत उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी भी तभी से ज्यादा बढ़ती चली गई है। और ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पहले नहीं थी, लेकिन जो 1991 के बाद जो नीतियां आई उसमें गैर बराबरी इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो हम लोग 1991 से ही कह रहे थे कि इसका असर होगा, कि अर्थव्यवस्था में परेशानी आएगी। और जिस प्रकार से टेक्निकल चेंज आया है, जिस प्रकार से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, ये समस्या भयंकर रूप से आने वाली है। तो इसलिए हमको तो आज ही सजग होकर अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। तो उसके लिए दबाव जो सारी ऑपोजिशन को देना चाहिए, क्योंकि वही बच्चों के काम आएगा। अगर ये सिर्फ नहीं हमने बदला, तो आने वाले साल 2 साल में तो समस्या और ज्यादा भयंकर हो जाएगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, जिस प्रकार से वो जो लोगों को डिस्प्लेस कर रही है जगह जगह, और जिस प्रकार से उसमें एक तरह की मतलब जो कैपेसिटी आ रही है कि वो सारी जो डेमोक्रेसी को भी ओवरटर्न कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से फेक न्यूज और ये जो सारा कुछ चल रहा है, तो ये एक बड़ा एक मतलब चैलेंज है, जिसको कि हमारी सरकार को भी देखना चाहिए। अगर सरकार नहीं देखती तो ऑपोजिशन पार्टीज को तो करना ही चाहिए, और बच्चों को भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता है कि किस प्रकार से फेक न्यूज चल रहा है, किस प्रकार से, वो तो ज्यादा सैवी है इस सब में। तो इसलिए उनको भी ये सब देखते हुए एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम इनको अपना डेवलप करना चाहिए। और क्योंकि इनकी साख अभी है, बच्चों में इनकी साख है, तो बच्चे इनकी बात मानेंगे। हो सकता है कांग्रेस की साख इतनी ना हो उन बच्चों में, इसलिए उनकी बात ना मानेंगे। तो इसलिए इनको एक प्रोग्राम लेके कि किस प्रकार से रिफॉर्म होगा एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, बाकी जो कृषि में, बाकी चीजों में, इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम इनको बनाना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपकी बात में एक इशारा है। इशारा क्या है कि स्पष्ट प्रस्ताव है कि जेन ज़ी को अपने आंदोलन के दूसरे चरणों में किस तरीके से जाना चाहिए, उसका बौद्धिक आधार क्या हो, उसका विमर्शी आधार क्या हो, उसका डिस्कर्सिव बेस किस तरीके से बने। और मैं तो समझता हूँ कि आप जैसी हस्तियों को, उन्हें अपने घोषणा पत्र को लिखने में, शिक्षा के प्रति जो घोषणा पत्र है उसमें आप और आप जैसे अन्य बुद्धिजीवी हैं, वो मिलकर अगर काम करेंगे, तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उन्हें और भी लाभ होगा कि वो अपने आंदोलन को एक मजबूत आधार पर खड़ा कर सकेंगे। एक हम लोगों ने पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट की थी, जो एक पीपल्स पार्लियामेंट किया था बेंगलोर में 24 जनवरी को। ये सब चीजें उनकी काम आएंगी, मदद करेंगी। तो ये सब मतलब मूवमेंट तो चल रहे हैं, उसके साथ अगर जेनजी वाले जुड़ेंगे कि पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार की हो, किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा जो परेशानी है उसमें कैसे, तो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट पे भी रिपोर्ट लिखी थी 2022 में, उसमें ये सारी चीजें सुझाई थी। तो ऐसा कुछ उनको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, जिससे उनका एक व्यापक कार्यक्रम आगे चले।